Hello students, I am Sulandra Prajapati. I am going to start class 9th Social Studies Economics from chapter The Story of Village पालमपुर। हम लोग पालमपुर की स्टोरी के बारे में पढ़ रहे थे और पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि जो पालमपुर विलेज है वह एक वेल मेंटेन विलेज है और फार्मिंग वहाँ की मेन एक्टिविटीज़ है। मीन्स फार्मिंग जो थी वहाँ की मेन एक्टिविटीज़ थी। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि वहाँ का जो लैंड था वो था फिक्स्ड, लैंड इज फिक्स्ड। अब जो भी वेस्टेड लैंड थे उसको भी कन्वर्ट कर दिया गया था कल्टिवेबल लैंड में। मीन्स वो भी जो भूमि था उस पर भी खेती शुरू हो चुकी थी। अब वहाँ पर भूमि जो भूमि को इनक्रेज करने का जो थिंकिंग थी वो समाप्त हो चुकी थी कि अब भूमि को हम एक्स्ट्रा नहीं बढ़ा सकते हैं। जैसे हमने बताया था कल कि जो हमारे टोटल इंडिया की जो जियोग्राफिकल एरिया है वह 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। अब इस एरिया को हम न तो बढ़ा सकते हैं न तो घटा सकते हैं, ये इतना ही रहेगा। उसी तरह से जो पालमपुर में विलेज का जो लैंड है वो भी क्या था, एक फिक्स एरिया था। अब इस एरिया को हम लोग ना बढ़ा सकते थे न तो घटा सकते हैं। लेकिन अब वहाँ पर जो समस्या आ रही थी वहाँ पर जो क्राफ्ट्स का जो प्रोडक्शन था उसको किस तरह से इनक्रीज किया जाए। सो द पीपल ऑफ विलेज पालमपुर कैन नॉट थिंक ऑफ इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन फ्रॉम द फील्ड। तो यहाँ के जो पालमपुर के जो लोग थे अब इस एरिया पर न तो इस एरिया को बढ़ा सकते थे, इंक्रीज कर सकते थे, न तो प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते थे। तो सो यूज द अनदर मेथड टू इंक्रीज द क्राफ्ट प्रोडक्शन। अब उन्होंने कुछ दूसरे तरह के मेथड्स को यूज किया जिससे कि उनका जो क्राफ्ट प्रोडक्शन हो वह बढ़े। तो हमने बताया था कल कि मल्टीपल क्रॉपिंग किया उन्होंने, मल्टीपल क्रॉपिंग। एक क्या होता है मल्टीपल क्रॉपिंग? जो मल्टीपल क्रॉपिंग होता है वह एक सेम लैंड पर एक से अधिक या दो से अधिक हम क्रॉप्स को उगाते हैं एक सेम लैंड पर, उसे बोलते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग। मीन्स द प्रोडक्शन द क्रॉपिंग मल्टीपल क्रॉपिंग इज ग्रोविंग मोर देन 2 क्रॉप्स ऑन द सेम लैंड। एक ही लैंड पर 2 से अधिक जब हम क्रॉप्स को उगाते हैं उसे बोलते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग। जैसे हमने देखा एक ही वर्ष में हमने रबी, खरीफ और जायद इन 3 फसलों का प्रोडक्शन एक ही साल में किया, इसलिए यह क्या कहलाएगा, रबी मल्टीपल क्रॉपिंग। क्योंकि एक ही वर्ष में हमने 3 तरह के क्रॉपिंग पैटर्न को यूज किया और इसको बताया गया था किसमें क्या बुआई होती है। तो उन्होंने बताया गया था कि जो खरीफ क्रॉप था उन्होंने उसमें ज्वार और बाजरा खेती किया था, दैट यूज फॉर द एज द फूड ऑफ कैटल एंड और इसके जस्ट बाद उन्होंने क्या किया था, खरीफ के बाद उन्होंने आलू की, पोटैटो की अक्टूबर में बुआई की थी। इसके बाद उन्होंने रबी क्रॉप्स को उगाया। तो इस तरह हम देखते हैं कि वह 2 से अधिक फसलों को एक साल में वो क्या कर रहे हैं, वो क्रॉपिंग कर रहे हैं। अब देखिए जो दूसरा मेथड आया था वो था ग्रीन रिवोल्यूशन, वो था ग्रीन रिवोल्यूशन। देखिए जो हरित क्रांति थी, अब इंडिया में जो हरित क्रांति के जनक हैं वो तो MS स्वामीनाथन जो थे वह हरित क्रांति के भारत में जनक कहे जाते हैं। अब देखिए यह स्टार्ट कब हुआ? अब देखिए क्या होता है हरित क्रांति में होता है जो एग्रीकल्चर है उसमें HYV सीड्स, फर्टिलाइजर, मॉडर्न इनपुट, इरिगेशन को बढ़ाया जाए और इनके माध्यमों से इनकी खेती की जाए, उसे बोलेंगे ग्रीन रिवोल्यूशन। हम कह सकते हैं ग्रीन रिवोल्यूशन मीन्स डूइंग एग्रीकल्चर बाय इरिगेशन
HYV मीन्स हाई एल्ड वैरायटी सीड्स, HYV सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड मॉडर्न इनपुट। अब देखिए जो मॉडर्न इनपुट है, मॉडर्न इनपुट में जो ट्रैक्टर है, जो हमारे यहाँ कृषि के नए नए यंत्र हैं, उसको मॉडर्न इनपुट हम कहेंगे। तो इनका यूज करके जब हम खेती करेंगे, करना शुरू किया तो उसे बोलते हैं ग्रीन रिवोल्यूशन। ग्रीन रिवोल्यूशन जो है वह हमारे जो क्रॉप्स के को पैदा करने से संबंधित है। अब यह स्टार्ट कब किया गया था? तो यह इट स्टार्टेड 1960s मीन्स 1960 के दशक में इसको स्टार्ट किया गया था। अब यह सबसे पहले कहाँ स्टार्ट किया गया? तो इट इज फर्स्ट अप्लाई ऑन स्टेट ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। इन 3 राज्यों में सबसे पहले हरित क्रांति को मीन्स ग्रीन रिवोल्यूशन को स्टार्ट किया गया। हमने देखा कि ग्रीन रिवोल्यूशन को स्टार्ट कौन किया? भारत में MS स्वामीनाथन ने किया था। कब किया था? 1960s में किया था। सबसे पहले ये कहाँ स्टार्ट किया गया? पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में किया गया। अब देख क्या क्या इसके मेरिट थे। अब ये तो हमने ग्रीन रिवोल्यूशन स्टार्ट कर दिया, क्या इसके मेरिट थे? तो जो पहला मेरिट था इसका वो ये था कि प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड राइस इंक्रीज फ्रॉम। अब देखिए जो प्रोडक्शन था व्हीट और राइस का, वो इंक्रीज कर गया 3,200 किलोग्राम टू 1,300 किलोग्राम टू 3,200 किलोग्राम। हमने इसमें देखा कि जो व्हीट और राइस, मोस्टली इसमें ये व्हीट पर ही किया गया था, तो इसका जो प्रोडक्शन क्या हो गया, वो दूना से भी क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। दूसरा क्या था इसमें कि एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी बढ़ गई। एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी जो है उसमें बढ़ गई, जो रोजगार का अवसर बढ़ गया। और यहाँ पर इंक्रीजिंग इन एक्सपोर्ट एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट था उसको क्या होने लगा, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट होने लगा। अब इसके क्या थे डीमेरिट। देखिए डीमेरिट भी था इसके कुछ, जैसे इसका डीमेरिट क्या था कि ओवर यूज ऑफ केमिकल रिजल्टेड इन फर्टिलिटी। हमारे यहाँ अत्यधिक जो फर्टिलाइजर का जब यूज होने लगा तो उससे क्या होने लगा कि हमारी जो सॉइल थी वह इनफर्टाइल होना शुरू हो गई। तो इस तरह हम देखते हैं कि जो ग्रीन रिवोल्यूशन था उसका एक डीमेरिट भी था। अगला ये था उसका कि वाटर लेवल डिक्लाइन। जो वाटर लेवल था, वाटर लेवल डिक्लाइन हो गया। मीन्स जो ग्राउंड वाटर का लेवल था वो नीचे जाने लगा। क्यों जाने लगा? इसलिए जाने लगा क्योंकि लोग ट्यूबवेल के द्वारा अत्यधिक फसलों को सींचने लगे, वह अत्यधिक पानी का दोहन करना शुरू कर दिए, इसलिए वाटर जो लेवल था वो नीचे जाना शुरू हो गया। और इसके अलावा भी कई तरह के अन्य इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम भी होना शुरू हो गए। जैसे हमने अत्यधिक खेतों में पेस्टिसाइड्स का यूज कर लिया, केमिकल का यूज कर लिया, तो इसका असर हमारे इन्वायरमेंट पर भी पड़ने लगा। तो ये थे हमारे डीमेरिट और ये हो गया हमारा मेरिट, जिसकी वजह से जो ग्रीन रिवोल्यूशन था इसके मेरिट थे और कुछ डीमेरिट भी थे। अब इस ग्रीन रिवोल्यूशन के द्वारा उन्होंने अपने क्रॉप्स को ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ाना शुरू कर दिया। अब देखिए ये जो क्रॉप्स का जो प्रोडक्शन था
1300 किलोमीटर से किलोग्राम से लेकर के 3200 किलोग्राम तक था। यह था पर हेक्टेयर, ये था पर हेक्टेयर था, जिसमें कि ये प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ा। थैंक यू।